वो कल से लगातार कुछ शब्द हैं जो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ की दुनिया में है। अलंकार अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट में याचिका, रोल बैक यूजीसी, ये ट्रेंड चल रहा है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक नया नियम आया, नियम के किस सेक्शन पर पेंच है, यूजीसी ने इसे लेकर क्या दलील दी है। इसके अलावा जिसकी सिफारिश पर, एक संसदीय समिति की सिफारिश पर ये नए रूल्स आए हैं, उनके सांसदों की पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अंग्रेज़ों के काले कानून रोलेट एक्ट से इसकी तुलना हो रही है, तो सवाल जवाब के साथ हम पूरी डिटेल्स आपको देंगे। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। हमने हालांकि छोटे वीडियो भी बनाए हैं। कल जिस तरह से घटनाक्रम शुरू हुआ था, अलंकार अग्निहोत्री को लेकर भी हमने वीडियो बनाया है, लेकिन ये जो है इस पूरे वीडियो में सवाल जवाब के ज़रिए हम आपको समझाएंगे। पहले नियम की मोटी मोटी समझ हम आपको बता दें, और उसके बाद कहाँ पेंच है, किस सेक्शन में पेंच है, अंग्रेज़ों के काले कानून से क्यों इसकी तुलना हो रही है, और वो सांसद कौन है। ये भी कहा जा रहा है ना कि सभी सांसदों से राय नहीं ली गई। वो सांसद कौन हैं जिन्होंने इसमें जो समिति के अगुवाई कर रहे थे, या जिस समिति ने सिफारिश दी यूजीसी को कि भाई ये नए नियम लागू करने। सबसे पहले नियमों की बात करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बहुत धैर्य के साथ शुरू करते हैं वीडियो। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो, निजी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना ज़रूरी होगा। ये सेल एक तरह से अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वो यहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी ने अपने मौजूदा नियमों को और सख्त कर दिया है। सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के जो परिसर हैं उसमें 24/7 हेल्पलाइन होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी कमेटी, इसका गठन करना होगा। अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द करेगा, फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026, कब? 13 जनवरी को 13 जनवरी को ये 2026 को ये लागू किया गया। इसका पर्पज़ ये था, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बढ़ाई जाए, मतलब असमानता घटाई जाए, ताकि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके। इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता, ऐसे जो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, इसके आधार पर छात्रों से भेदभाव ना हो, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, विकलांग और इनमें से किसी भी वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। ठीक, इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। बहुत ध्यान से सुनिए, ये नया एड ऑन है, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जातीय समुदाय के आधार पर भेदभाव जो है वो खत्म होने चाहिए। विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को शामिल करना है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। इसका कई जगह कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क ये कि ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए घातक साबित होंगे। क्यों भाई? किसी ने जाकर कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंट सीधे पुलिस को चली जाएगी, एफआईआर होगी और फिर मामला प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा। इस वजह से जिनके खिलाफ वो कंप्लेंट रहेगी, चाहे वो झूठी हो, उनका तो करियर घातक उसके लिए ये होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी, समता समिति भी बनाई जाएगी। इसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। विरोध करने वालों का तर्क ये भी कि इस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं कही गई है। उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। सरकार का कहना यह कि उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। अब धीरे धीरे हम इसमें डीप डाइव करेंगे। जैसे गूगल का जेमिनाई पूछता है ना
कि इतनी जानकारी काफ़ी है या मैं डीप डाइव करूं, तो अब हम डीप डाइव करेंगे और अंदर चलेंगे। किस कमेटी की सिफारिश पर यह नियम बना है, किस पार्टी के सांसद इसमें शामिल थे, पहले वो जानकारी ले लीजिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राय मशवरा लेकर नहीं बनाई गई है कमेटी, सियासी वार पलटवार हो रहा है। उससे पहले सीधा ये जान लेते हैं किस कमेटी ने ऐसे सिफारिश दी थी। शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश पर अमल करते हुए यूजीसी ने अपने मूल ड्राफ्ट में अहम संशोधन किए हैं। संसद की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस संसदीय समिति में दोनों सदनों के कुल 30 सांसद शामिल हैं। खास बात यह है कि इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, और भाजपा के सांसद इसमें बहुमत में शामिल हैं। कुछ नाम और भी चौंकाएंगे। राज्यसभा से 9 और लोकसभा से 21 सांसद इसमें शामिल हैं। दलगत तरीके पर गौर करें तो भाजपा के 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, तृणमूल के 2, सीपीएम का 1, डीएमके का 1, एनसीपी अजीत गुट का 1, एनसीपी शरद गुट का 1, आम आदमी पार्टी के एक पूर्व सदस्य। आसान भाषा में समझें तो समिति में सत्ताधारी भाजपा के नेताओं की संख्या 50% से ज्यादा है। अब आगे हर एक सांसद का जिक्र कर देते हैं। राज्यसभा से कौन कौन है? दिग्विजय सिंह ये समिति के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, एमपी से ही राज्यसभा सांसद हैं। भीम सिंह भाजपा के नेता हैं, बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं। विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम के नेता हैं, पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद हैं। घनश्याम तिवारी भाजपा नेता हैं, राजस्थान कोटे से राज्यसभा पहुंचे हैं। रेखा शर्मा भाजपा की नेता हैं, हरियाणा से राज्यसभा सांसद। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सी सदानंद मास्टर भाजपा नेता हैं, केरल बीजेपी यूनिट के उपाध्यक्ष हैं, केरल के कोटे से राज्यसभा। सिकंदर कुमार भाजपा नेता, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद, शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। सुनेत्रा पवार एनसीपी की नेता हैं, अजीत पवार की पत्नी हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता हैं, दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनी थी, इसके बाद आम आदमी पार्टी से उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो अब ये पार्टी का हिस्सा नहीं है। लोकसभा से कौन कौन है? अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा नेता हैं, पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से सांसद हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। अमर शरद राव काले एनसीपी शरद गुट के नेता हैं, महाराष्ट्र की वर्धा सीट से सांसद। अंगोमचा बिमोल अकोईजाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मणिपुर से सांसद हैं। बांसुरी स्वराज भाजपा नेता हैं, नई दिल्ली सीट से सांसद हैं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ से भाजपा के नेता हैं, रायपुर लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं। दग्गुबाती पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में भाजपा की कद्दावर नेता हैं, राजसमंद सीट से सांसद हैं। दर्शन सिंह चौधरी भाजपा नेता हैं, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद से सांसद हैं। डीएन कुरियाकोसे कांग्रेस के नेता हैं, केरल इडुक्की से ये सांसद हैं। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी के नेता है, मुंबई की उत्तर मध्य सीट से सांसद है। हिमांग जोशी भाजपा नेता है, गुजरात की वडोदरा सीट से आते हैं। जितेंद्र कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश की इटावा से सांसद। कालीपाड़ा सरेन खेरवाल तृणमूल कांग्रेस के नेता, पश्चिम बंगाल की झारग्राम सीट से सांसद। कामाख्या प्रसाद तासा भाजपा नेता हैं, असम की काजीरंगा सीट से सांसद हैं। करण भूषण सिंह भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सांसद, बहुत चर्चा इनकी होती है इनके पिता की वजह से। रचना बनर्जी टीएमसी की नेता हैं, पूर्व अभिनेत्री हैं, पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से सांसद। राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की घोसी से सांसद। रविशंकर प्रसाद भाजपा के कद्दावर नेता, बिहार की पटना साहिब से सांसद। संबित पात्रा भाजपा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उड़ीसा की पूरी सीट से सांसद। शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया भाजपा नेत्री हैं, गुजरात की साबरकांठा से सांसद। थमिझाची थंगा पांडियन उर्फ टी सुमथी तमिलनाडु के डीएमके की नेता हैं, चेन्नई दक्षिण से सांसद हैं। जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यूपी की संभल से सांसद हैं। सब हैं इसमें। ये ठीक है कि 50% से ज़्यादा बीजेपी के हैं, लेकिन हर पार्टी का है, ज़्यादातर पार्टियों के हैं। अब इस गाइडलाइन के पीछे की कहानी क्या है? ये जो गाइडलाइन दी गई, क्यों कमेटी ने यूजीसी को कहा कि बदलना है? यूजीसी की इस गाइडलाइन के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी शोधार्थी रोहित वेमुला जनवरी 2016, मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी मई 2019, कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद इन्होंने सुसाइड किया था। बाद में इनकी जो माताएं हैं वो 29 अगस्त 2019 को उन्होंने पीआईएल दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूजीसी से कहा कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाएं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों की रिपोर्ट सौंपी है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, वो आंकड़े क्या कहते हैं? 2017-18 में 173 शिकायतें,
23-24 में बढ़कर 378, यानी 5 साल में 118.4% का इजाफा। ये आंकड़े यूजीसी के अपने डेटा से हैं, जो पार्लियामेंट कमेटी और फिर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। ठीक, इनके आधार पर जो संसदीय समिति उसने यूजीसी को गाइडलाइंस दी। नए नियम में एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उससे समस्या है और यूजीसी के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। कौन सा वो सेक्शन है? पीआईएल जिस पर लगी है। इस पीआईएल में नियम को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है। याचिकाकर्ता का कहना यह कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी को जिस नए नियम को अधिसूचित किया है उसका 3C भेदभाव बढ़ाने वाला है। याचिकाकर्ता ने इस नियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है, यानी नए नियम में से आप 3C हटा दीजिए। जनहित याचिका में कहा गया कि यूजीसी के इक्विटी रूल का सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह नियम यूजीसी अधिनियम 1956 के विरुद्ध है और उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के अवसर को खत्म करता है। इसी तरह के साथ याचिका में इन प्रावधानों को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। अब यूजीसी की गाइडलाइंस असंवैधानिक क्यों कही जा रही है? सबसे बुनियादी आपत्ति यह कि यूजीसी ने कानून जैसा काम कर दिया है। यूजीसी कानून नहीं बनाता ना, लेकिन यूजीसी ने कानून जैसा काम कर दिया है। उसने नियमन के जरिए ऐसा ढांचा बना दिया जो नए अधिकार, नई परिभाषा और दंडात्मक प्रक्रिया, सजा वो तक तय कर रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह विधायी शक्ति का अतिक्रमण है। ऐसे नियम बनाने का काम केवल संसद कर सकती है। अनुच्छेद 245, 246 के तहत कानून बनाने का अधिकार संसद या विधानसभा को है। डिपेंड करता है कि वो क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं, उनके राज्य के या केंद्र के। यूजीसी केवल अधीनस्थ नियमन कर सकता है। समझ रहे हैं आप? शब्द थोड़े कठिन है। अधीनस्थ नियमन कर सकता है, वो इंप्लीमेंट करेगा, कानून नहीं बनाएगा, ऐसे समझिए। मौलिक अधिकारों की नई व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक, क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? आर्टिकल 14 इसे आपने हमेशा सुना होगा, जो नागरिक को नागरिक होने का अधिकार देता है। सवाल यह कि क्या यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल यही कहती है कि यह आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है, जो समानता की बात करता है। भेदभाव की बात सभी नागरिकों के लिए समान रूप से परिभाषित होनी चाहिए, केवल कुछ वर्गों को संरक्षित कैटेगरी बनाकर नहीं। लिहाजा इसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया जा रहा है। भेदभाव का कानून जाति निरपेक्ष होना चाहिए, जाति विशेष नहीं। और एक और आरोप लगा है आर्टिकल 15 की गलत व्याख्या करने का। आर्टिकल 15 की गलत व्याख्या का आरोप। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15(4), 15(5), ठीक, आर्टिकल 15(4) और 5 राज्य को एसटी, एससी, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद सकारात्मक कार्रवाई, एफर्मेटिव एक्शन के लिए है, दंडात्मक नियम बनाने के लिए नहीं है। ठीक, आरोप लगाया जा रहा है कि यूजीसी ने इन्हें गलत तरीके से विस्तारित कर दिया। यह नियम के अंदर क्या पेचखम है? अब इसका एक और पहलू है कि भाई इसकी तुलना रोलेट एक्ट से भी की जा रही है। अग्निहोत्री साहब ने भी की है। क्यों इसकी तुलना रोलेट एक्ट से की जा रही है? अंग्रेजों के जमाने का काला कानून। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अंग्रेजों के रोलेट एक्ट से तुलना की, काला कानून बताया। तो रोलेट एक्ट भी आपको समझा देते हैं। यूजीसी के नए नियम की तुलना उससे की जा रही है। 1919 में ब्रिटिश सरकार भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लेकर आई थी। इसमें ऐसे प्रावधान थे जिसमें सिर्फ संदेह के बिना, संदेह की बिना पर, संदेह के आधार, संदेह की बुनियाद पर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इसके लिए किसी आरोप, वारंट और मुकदमे की जरूरत नहीं होती थी। यहां तक कि बिना जूरी के सजा देने का भी प्रावधान था। अप्रैल 1918 में समिति ने सिफारिश की कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत लागू किए गए आपातकालीन युद्धकालीन कानूनों को युद्ध खत्म होने के 6 महीने बाद भी स्थायी कर दिया जाए। इस कानून का इस्तेमाल प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और राष्ट्रवादी राजनीति को कुचलने के लिए किया गया था। इसके तहत जो ब्रिटिश अफसर थे, ब्रिटिश अफसरों को कट्टरपंथी राजनीतिक गतिविधि में संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने की अनुमति थी। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने आयोग की सिफारिश पर आधारित एक विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर रॉलेट एक्ट को कानून बना दिया, जबकि काउंसिल के सभी भारतीय सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। रॉलेट एक्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी पर कठोर प्रतिबंध लगाए।
इससे सरकार को औपनिवेशिक शासन के किसी भी वास्तविक या काल्पनिक विरोध को दबाने की शक्ति मिल गई। इसकी तुलना यूजीसी के इस रूल से की जा रही है। हालांकि इसमें ठीक ठीक ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। छात्रों को डर यह है कि गलत शिकायतें ना उनके खिलाफ कर दी जाए, क्योंकि मामला केस में चला जाएगा सीधे, उस छात्र का तो करियर बर्बाद। जो आरोप लगाएगा उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी और आरोप सिद्ध करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा रेप के कानून में भी होता है कि आप पर अगर आरोप लग जाएगा तो जिस पर आरोप लगेगा उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। जो पीड़ित हैं उनकी यह जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कुछ इसी तरह का प्रावधान इसमें भी है। इसके अलावा अगर झूठी शिकायत भी की गई तो जुर्माने या दंड की कोई बात नहीं कही गई है। इससे दिक्कत है। और जो कमेटियां बनाई जानी है उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, इससे दिक्कत है। एग्जैक्टली रोलेट एक्ट जैसा नहीं है। अलंकार अग्निहोत्री ने कंपैरिजन किया, इस वजह से हमने आपको रोलेट एक्ट भी बता दिया। तो ये स्थितियां, इसे लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इससे जुड़ा क्या अपडेट होता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। नमस्कार।